नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ कुछ ग्रह खराब हो रहे हैं। हमारे जोशी जी ने कहा था, राजीव जी ने 7 अप्रैल से मामला गड़बड़ाएगा, और मैं देख रहा हूं हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी एक नासूर बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संजय सिंह की रिहाई, केजरीवाल की अपील, केजरीवाल पे बहस, पूरा विमर्श घूम गया है कि साहिब एक सीमा से आगे जाके परेशान कर रहे हैं। साहिब लोकतंत्र का मान ही नहीं रख रहे हैं। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये छवि बन रही है कि विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी का खतरा, खत्म होने का खतरा बढ़ रहा है। ये पूरी दुनिया चिंता कर रही है। और चुनाव के बीच में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, ऐसी भी चर्चा हर जगह हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट भी करते हैं, उन उन मैं कहूंगा थोड़े थोड़े मध्यस्थ के झुकाव बीजेपी का, उनको भी लग रहा कहना है कि अब ये ज्यादा हो गया। इस तरह थोड़ी ना होता है कि विपक्ष के सब नेताओं को जेल भेज दो, अकाउंट बंद कर दो। और इस बीच में जो सबसे बड़ा किला भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जहां चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके, अमित शाह रैली कर चुके, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तूफान आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के बड़े समूह भारतीय जनता पार्टी के बायकॉट की अपील कर रहे हैं। जैसा राजस्थान में एक बार नारा लगा था, वसुंधरा तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ऐसा नारा कई क्षत्रिय युवाओं ग्रुप पे सुना जा रहा है कि वायरल हो रहा है, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। कारण यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमेशा ऐसा होता था कि 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठाकुर आते थे। पिछली बार ठाकुरों की संख्या कम की गई, अकेले गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट दिया गया, और इस बार वो भी काट दिया गया, कोई ठाकुर नहीं। और इस बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेता हैं, नाम है संगीत सोम। मोदी सरकार में मंत्री रहे बालियान साहब, जो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे हैं। ये वहां के लोग कह रहे हैं कि संगीत सोम को हराने के लिए बालियान साहब ने दिन रात एक कर दिया था। तो इस बार संगीत सोम उनको निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्षत्रियों की रैलियां हो रही हैं, क्षत्रियों की रैली मतलब समूह बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बदला लेना है। और ये भी कहा जा रहा है, संगीत सोम ने ये भी कहा एक जगह बैठ के, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ कि अगर मैं कहने भी आऊं तो मेरी बात सुन के दर्शकों से निकाल देना, गद्दारों को सबक सिखाना है। इस बीच में गाजियाबाद में भाजपा के प्रत्याशी गर्ग साहब और मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी बीजेपी के बालियान साहब, उन पे हमला हो गया, लोग मारपीट करने में उतारू हो गए। ये सारा माहौल देख के परेशान प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो लाइन में कई लोग खड़े हुए थे। संगीत सोम चूंकि क्षत्रियों के बड़े नेता हैं, तो प्रधानमंत्री गए उनके पास, उनके पेट में मुक्का मारा, गर्दन झुकाई, पीठ पे मारा। वहां पे सब लोगों ने बताया, मतलब वहां के जितने लोग खड़े हुए थे, चर्चा दी कि इतना लाड़ क्यों, अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त शक्कर संगीत सोम के लिए प्रधानमंत्री ने क्यों एड दी। कहा मेरा शेर है, मेरा हीरो, इस तरह की कोई बात करी। वहां के अखबारों में भी छपा कि बाद में योगी आदित्यनाथ, बालियान और संगीत सोम के बीच मध्यस्थता कराने की मीटिंग हुई। लेकिन ये सब बातों के बावजूद क्षत्रिय नाराज हैं। अगर ये नाराजगी बढ़ी रही तो उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली 1 दर्जन सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, मेरठ, गाजियाबाद, इन सब जगह पर ठाकुरों का बड़ा प्रभाव है। और जो माहौल है आज की तारीख में, वो माहौल बगावत वाले तेवरों के संग सामने आ रहा है। जयंत चौधरी जाटों को समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने पिछड़ों की बात करते हुए जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। अग्निवीर योजना से बहुत नाराजगी है। तो ये सब चीजें बीजेपी का तापमान बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो सीन है, केजरीवाल पे हाथ डाल के दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी और केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हो गया है। भाजपा नीचे ही आ रही है। 7 सीटों पे जो 7 की 7 बीजेपी भी थी, इस बार लोग कह रहे हैं कि कहीं उल्टा ना हो जाए, बीजेपी सब सीटें हार ना जाए, ऐसी चर्चा चल रही है। इस बीच में उत्तर प्रदेश में अगर 10-12 सीटें पहले चरण में ही हाथ से निकल गई तो पूरे चुनाव का सीन बदल जाएगा। है क्या मामला? मैंने सोचा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रबुद्ध आदमी से, जिसके पास इस क्षेत्र की पूरी जानकारी, उससे बातचीत की जाए। किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, पढ़े लिखे किसान नेता हैं, बड़े बड़े अखबार, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी हिंदी के अखबारों में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं, बहुत विद्वान है, क्षेत्र की बहुत पकड़ है। मैं ले चलता हूं आपको उनसे, एक एक बात करूंगा, विस्तार से करूंगा, खोल के बात करूंगा, सारी की सारी। सुनिएगा जरूर, राय दीजिएगा, ज्वाइन करिएगा चैनल को,
सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पुष्पेन जी से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी स्थिति सुनवाता हूँ। पुष्पेन जी, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव एकदम चरम पर पहुंच गया है। मोदी जी, अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत की तरफ वो कोशिश करने की लगे हुए हैं बीजेपी के लोग। जयंत चौधरी के आने के बाद मुजफ्फरनगर में रैली हुई, अमित शाह जी आए। क्या सीन क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको जयंत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, या फिर टोटल सीन में आपका मानना क्या है? चूंकि आप बहुत प्रभावशाली किसान नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, आप वो हैं जो उनके अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल छपते हैं। क्या सीन क्या लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? आज जो रैली हुई, अमित शाह ने इतने जोर शोर से भाषण दिया, क्या मतलब है उसका? देखिए, जो संजीव बालियान जी हैं वो तीसरी बार यहाँ से उनको टिकट दिया गया है और वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे पिछले 10 साल। और इस बार लेकिन उनकी सीट पर भारी संकट मंडरा रहा है। और उसका जो समीकरण है, पिछली बार वो चौधरी अजीत सिंह जी को हरा करके लगभग 6,500 वोटों से और संसद पहुंचे थे। उसमें कुछ बेईमानी के आरोप भी उसमें लगे थे। और पिछली बार लोकदल के टिकट पर जो चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, तो उस वक्त गठबंधन समाजवादी पार्टी प्लस बसपा प्लस लोकदल तीनों एक साथ थे और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी वहां नहीं उतारा था। ये तो है इसका बैकग्राउंड। और इस बार जो स्थिति है वो हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं संजीव बालियान के सामने समाजवादी पार्टी के टिकट पर। समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस जो है गठबंधन में वहां पर है। अब इनके प्रति जो है कई समाजों में भारी नाराजगी देखी जा रही है संजीव बालियान जी के प्रति। सबसे ज्यादा नाराज जो है आज की तारीख में जो ठाकुर समाज है, ठाकुर अच्छा। चौबीसी है यहाँ सरधना में, जो सरधना विधानसभा है जिसमें से जो है संगीत सोम वहां पर एक बड़े हाँ। नेता माने जाते हैं ठाकुरों के। और वो वहां पर विधायक भी थे। पिछली बार वो चुनाव हार गए अतुल प्रधान जी के सामने। तो उन्होंने जो है भारी नाराजगी, क्योंकि इनको हराने में कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी का हाथ था, ऐसा उनका मानना है। और तमाम अच्छा, ऐसी घटनाएं कल भी। एक सेकंड। जी संगीत सोम और संजीव बालियान तो एक ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। तो संगीत सोम को हराने में बालियान का हाथ था, ऐसी चर्चा हो रही है वहां पे। जी, शुरू से ही जब ये हारे थे तो उस वक्त ही इन्होंने बहुत बड़ी महापंचायत वहां की थी अपने ठाकुर चौबीसी में, संगीत सोम जी ने। और वहां पर भी जो है सब लोगों ने इनको गरियाया था कि भाई इनकी वजह से हम हारे, संजीव बालियान की वजह से। तो वो रोष उनके मन में कहीं ना कहीं से है कि भाई जो है हमारे नेता को हराने का काम किया। दूसरा, ठाकुर बिरादरी में ये भी रोष है। कल भी उनकी एक बड़े गांव में पंचायत हुई थी, वहां पर भी उन्होंने भाजपा के बायकाट का, केवल इसी सीट पर नहीं तमाम पश्चिम यूपी में बायकाट करने का जो है निर्णय लिया। और उसमें उनका कहना यह था कि हमारी पहचान को समाप्त किया जा रहा है, हमें कोई टिकट नहीं दिया गया है पश्चिम यूपी में, केवल मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को टिकट दिया है, वो भी बोला हार रहा है हमारा, और हारने वाला टिकट उसको दे दिया। चाहे सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, या मेरठ हो, गाजियाबाद से वीके सिंह जो है उनको भी बड़ा सम्मान से ठाकुर समाज देखता है, उनका टिकट काट दिया गया। तो ये तमाम टिकटों को काटने का काम जो किया जा रहा है। और जैसे अभी 2 दिन पहले यहाँ पर मेरठ में एक रैली में ये भी मौजूद थे योगी जी भी, लेकिन योगी जी का कोई बैनर के ऊपर कोई फोटो नहीं था। तो ठाकुर समाज ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी को कमजोर करने की साजिश गुजरात लॉबी कर रही है, जिसमें अमित शाह और मोदी, ताकि ये इतने बड़े नेता ना बन जाए कि कल को यदि सरकार में शॉर्ट पड़ गए या कोई बात आ गई तो इनको लोग समर्थन दे दे और इनको प्रधानमंत्री पद के लिए जो है कहीं ना अरे कहीं बाप नामित कर दे। इस तरह की रे, अरे बाप चर्चाएं इसमें है। तमाम जो यूट्यूब चैनल आप देखेंगे और हमारी भी जहां बात होती रहती है, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है कि ठाकुर समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग इस बार भाजपा का विरोध करेंगे। और हम आज की तारीख में बड़ा नेता मानते हैं योगी जी को, योगी जी के प्रति उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन योगी जी की ताकत को जिस तरीके से सिस्टमेटिक रूप से खत्म करने का, कम करने की साजिश चल रही है, उनको आशंका है कि जिस तरह हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल दिया गया, उत्तराखंड के बदले गए, गुजरात का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, तो कहीं इस चुनाव के बाद योगी जी को ही बदलने का काम ना कर दे, ऐसी आशंकाएं लगातार यूट्यूब पर जो चैनल पर गांव देहात में ठाकुरों में चल रही हैं। और अभी पिछले दिनों कुछ अगर हम संजीव बालियान पे आए तो कुछ ठाकुरों के गांव में अभी ये पीछे गए थे तो वहां भी कुछ एक झगड़ा। सेकंड मुझे बताइए। बहुत आप तो जी बहुत हैरानी और बहुत मजेदार बात बता रहे हैं। मुझे किसी ने भेजा था मैसेज, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझसे किसी ने कहा कि वहां के नौजवान ठाकुर लड़के जो उनके ग्रुप पे चल रहा है,
योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये नारा राजस्थान में हम सुनते थे। लेकिन अगर आप जैसे बता रहे हैं कि ठाकुरों की पंचायत हुई, ठाकुरों की, हमने अभी तक तो जाटों की और खाप पंचायतें सुनी थी, लेकिन अब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की पंचायत हो रही है और ठाकुरों की पंचायत में कहा जा रहा है कि बीजेपी का बाइकआउट, ये तो बड़ी गंभीर बात हो जाएगी। बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, और अगर उसमें ये नाराजगी है, ठाकुरों में ताकतवर कौम है, अगर उनमें नाराजगी है, और संगीत से वाली बात तो ठीक है, चर्चा है कि बाल्यान साहब की बड़ी बड़ी भूमिका थी, ये पूरे इलाके में है, तो अगर क्षत्रियों ने कमान संभाल ली तो क्या होगा? देखिए संजय जी, ठाकुरों में एक पंचायत नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हमने एक सीरीज जो है पंचायत की रखी हुई है, जो हम यहाँ पर धौलाना क्षेत्र में है, पड़ता है यहाँ पर गाजियाबाद जो है उसमें सीट पर, वहां पर भी हम पंचायत करेंगे, हम सहारनपुर में पंचायत करेंगे, जगह जगह हम पंचायत करके भाजपा को हराओ इसका नारा देंगे। उनकी और शिकायतें भी है, और शिकायतों में जैसे कहते हैं कि हम लोग भर्ती हो जाया करते थे फौज में तो अग्निवीर योजना ले आए, अब 6 महीने की ट्रेनिंग 3.5 साल की नौकरी करके वापस वो आ जाएगा तो उसकी तो शादी होने का भी स्थिति नहीं बनेगी। किसान भी, क्योंकि ठाकुर भी समाज काफी जो है मुख्य रूप से किसान भी है, किसान के रूप में भी उनको लग रहा है कि युवा बेरोजगारी वाली बात है, महंगाई वाली बात है, तो ये तमाम चीजें जो राष्ट्रवाद के चोले के नीचे ढकी हुई थी 10 साल से, अब वो उभर के सामने आ रही है कि भाई गुजरात लॉबी तो हमें तो कोई पार्टिसिपेशन या प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है। और वो ये भी जानते हैं और कहते हैं कि हम लगातार 10 साल से और पहले काफी समय, लंबे समय से जो है लगभग 95-100% वोट जाकर के भाजपा को देते रहे, इनको मजबूत करते रहे, लेकिन खुलेआम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वोटर ना होते हुए कह रहे हैं कि इस बार संजीव बालियान को हराने के लिए हम जो है हरिंदर मलिक जी की साइकिल पर सवार होने को तैयार है, उनको वोट देंगे ताकि सबक सिखाने का काम हम भाजपा को कर सके। तो ये चीज बिल्कुल ठाकुर समाज में बहुत भयंकर रोष है। आप वीडियो यहाँ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि जिसमें योगी जी मंच पे, मोदी जी निकलते हैं और योगी जी की तरफ देखते नहीं है, योगी जी भी हाथ ही जोड़ते हैं। वो वीडियो भी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मुझे भेजा। वो क्या मामला है, क्या इलाके में चर्चा हो रही है इस बात की? बिल्कुल, ये वीडियो जो है अभी 2-3 दिन पहले जो मेरठ में रैली थी, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह भी था और पॉलिटिकल रैली भी थी, उसमें नायब सिंह सैनी जी भी मौजूद थे, जो योगी जी के बगल में बैठे हुए थे, जो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए हैं अभी हरियाणा के। तो वहां से गुजरते हुए इन्होंने नायब सिंह सैनी से तो हाथ मिलाया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उन्होंने कोई हाथ जो है योगी जी से नहीं मिलाया। तो ये संदेश भी जा रहा है। उस बैनर पर भी कोई फोटो में मोदी जी का फोटो था और दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जी का फोटो था, लेकिन जैसे अन्य नेता वहां मौजूद थे, योगी जी तो अपने आप में बड़े नेता हैं भाई, नंबर 2 तो माने जाते हैं, और पॉलिटिकली भी जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, पॉलिटिकली वो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल वेटेज में माना जाता है, तो उसको भी इग्नोर किया गया। उस चीज को भी लोगों ने नोटिस किया। मैंने तमाम वीडियो देखे तो उसमें इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता का तो वहां पर जो है इन्होंने वो फोटो भी नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है और लोगों ने देखा इस चीज को कि हाथ नहीं मिलाया उनसे। और जब हल भेंट करने की बात आई, उसमें भी योगी जी थोड़ा सा पीछे हट गए। उन्होंने ये जो अनुप्रिया पटेल है उसको आगे कर दिया था कि भाई आप दे दें। तो योगी जी के मन में भी ये थे कि मैं अपने हाथ से तुम्हें जो है नहीं, क्योंकि मेरा अपमान कर रहे हो तो मैं भी अपने हाथ से तुम्हें भेंट देने को बहुत ज्यादा मैं उसमें वो नहीं महसूस कर रहा हूं, तो मैं वो साइड में हट गए और उन्होंने अनुप्रिया पटेल को आगे कर दिया। तो ये बता रहा है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज हो या मंच पर इस तरीके से बेरुखी दिखाना हो एक दूसरे के प्रति, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी को आभास हो गया है कि यदि ये ज्यादा सीटें यहां से जीत गए उत्तर प्रदेश से, तो इनकी तानाशाही सबसे पहले जो कहर टूटेगा वो योगी के ऊपर ही टूट सकता है। इसलिए वो सचेत होकर के फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और इस चीज को कहीं ना कहीं ठाकुर समाज, राजपूत समाज भी महसूस कर रहा है और धीरे धीरे भाजपा के खिलाफ एक मन बना रहा है जी। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, आप जो बता रहे थे अभी, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले बालियान साहब जो मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं, भारी भरकम प्रत्याशी हैं, मोदी सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी गाड़ी पे हमला हो गया था। वो क्या मामला है? उसमें भी क्या कुछ क्षत्रिय समाज से नाराजगी थी? मामला क्या था? वो क्षत्रिय समाज का ये गांव था, उसमें ये जा रहे थे, क्योंकि इनके साथ भी कुछ इस तरह के लोग, जो लोगों ने वहां बताया और जो बाकी चीजें हमने देखी, लोगों से बात की,
इनके साथ भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपस में कुछ ऐसी बात हुई, लाठी डंडे लेकर के वो भी उतरे और फिर अपने डिफेंस में कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने इनके ऊपर पथराव कर दिया। अब उसकी जांच आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ठाकुरों के गांव में इनका विरोध किया जा रहा है, और ये जिस भी ठाकुर समाज के गांव में जाते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पुलिस बंदोबस्त लेके भी चलते हैं, क्योंकि इन्हें वहां खतरा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर कहीं हमला ना हो जाए, ऐसा भय भय है इनके अंदर। और उसी की परिणति ये हुई कि भाई टकराव हुआ और उसमें पथराव, इनकी गाड़ी वाड़ियां, कुछ गाड़ियों के शीशे वगैरह पे। लेकिन ये जांच का विषय है कि क्या उनका मोटिव था, क्या नहीं था, लेकिन वास्तव में इनका विरोध कहीं ना कहीं है। जी। अच्छा, ये हुआ था वहाँ भी कुछ दिनों पहले, प्राइम मिनिस्टर आए थे वहाँ पे, सब नेता थे, हमारे मित्र सुनील भराला जी वो भी खड़े हुए थे वहाँ पे, संगीत सोम भी खड़े हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने बाकी सबसे तो यू करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहाँ मेरे मित्रों ने बताया कि सुनील जी भी थे, सबके आगे आगे हाथ जोड़ते निकले, लेकिन संगीत सोम के आगे प्राइम मिनिस्टर रुके और उन्होंने कस के और फिर यूं पीठ झुका के और एक यू करके लाड़ में एक मुक्का मारा संगीत सोम के पीठ पे, और शायद ये कहा गया और हीरो, मेरे हीरो या मेरे शेर, ऐसा कुछ कहा उन्होंने, और फिर दोबारा एक पेट में मुक्का मारा। प्राइम मिनिस्टर का इतना लाड़ वाला जो एक्शन था वो पर्याप्त था। तो ये संगीत सोम पे ये जो एक्स्ट्रा प्यार दिखाया मोदी जी ने, मोदी जी आमतौर पर इतना प्यार दिखाते नहीं है कि पहले झुकाएं फिर पीठ पे मुक्का मारे फिर पेट पे मुक्का मारे। ये कई प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बताया, ये जो अतिरिक्त ये जो लाड़ उमड़ा उमड़ा मोदी जी का संगीत सोम पे, वो क्या इसीलिए कि उनको पता चल गया कि भाई बाल्यान ने सोम को हराया है, तो सोमेश्वर बाल्यान को और पूरा इलाके के जो ठाकुर हैं, क्योंकि संगीत सोम का प्रभाव बहुत रहता है, तो मोदी जी को पता चल गया होगा कि संगीत सोम नाराज है, मैनेज नहीं किए तो गड़बड़ा जाएगा। इतना अतिरिक्त प्यार क्यों उमड़ा हुआ संगीत सोम पर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है संजय जी आपका आकलन। ये जो रैली हुई थी अभी मेरठ वाली, उसके बाद भी ये चर्चा है, अखबार में खबर छपी थी कि भाई संगीत सोम, संजीव बालियान और योगी जी की मीटिंग अलग से हुई है कि भाई आपको साथ देना है, आप नाराज मत होइए संगीत सोम जी से, हाँ कहा गया है। तो लेकिन एक वीडियो संगीत सोम जी का और भी वायरल है जो मैंने खुद सुना, जिसमें संगीत सोम खुद अपने समर्थकों के बीच में जो है किसी पंचायत में कह रहे हैं कि साहब देखो इस बार गद्दारों को सबक सिखाना है, और गद्दार कौन है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, यदि मैं भी उनके लिए उनके पक्ष में आपके बीच में आऊं तो आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन उनको सबक हर हालत में सिखाना है। और भीड़ बड़ा अच्छा ताली बजा करके उनका समर्थन कर रही है, भीड़ समझ गई कि गद्दार कौन है। और आपके चैनल पे तो मैं बता चुका और अब भी बता रहा हूँ कि भाई उनकी नजरों में गद्दार संजीव बालियान ही है फिलहाल। तो संजीव बालियान जी भारी मुसीबत में घिरे हुए हैं। और दूसरा एक जो हमारा प्रजापति समाज है, क्योंकि बसपा ने प्रजापति को वहां पर से टिकट दे दिया है, प्रजापति समाज भी नाराज है। इसी तरीके से जो खतौली सीट से एक सैनी इनका विधायक होता था जो डिस्क्वालीफाई हो गया था, और इसकी का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार कि भाई वहां पर इन्होंने कहीं ना कहीं वो सीट भी हार गई थी भाजपा, उससे ही नाराजगी है। तो कई समाजों की नाराजगी बनी हुई है और जाट समाज तो नाराज है ही। इसमें एक चाल मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जो जयंत चौधरी है, उनके मन में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने मलाल है कि ये व्यक्ति वो है जिसके के लिए मुझे अभी वोट मांगनी पड़ रही है, जिसने मेरे पिताजी को 6,500 वोट से 2019 में हराया था। तो मैंने कुछ लोगों से जो लोकदल के हैं, सबको मैं भी जानता हूँ, बातचीत भी की, तो ये बात निकल के आ रही है कि या तो वो सुस्त पड़े रहेंगे या जो है कम वोट करेंगे। आपने लोगों को हो सकता है वो खुद ही वहां जाकर के ना भेजे और कह दे चुपचाप जाकर के दूसरी जगह वोट कर दो ताकि इसको सबक सिखाया जा सके। ये स्थिति आपस में भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं में टकराव जो है बागपत लोकसभा क्षेत्र में भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं, वहां भी देखा जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जो है जिस प्रकार से पलटी मार के गए हैं जयंत चौधरी, तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम इनकी हार में तब्दील हो सकता है। तो इसी तरह त्यागी समाज ने भी एक इनके खिलाफ, संजीव बालियान के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया है, उसमें भी एक नाराजगी है। तो बाकी समाज भी इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इस बार निश्चित रूप से इनको हराने का काम जनता करने जा रही है, जिस तरह की तमाम स्थिति बनती चली जा रही है। जी, हुआ भी बालियान साहब ने कुछ ज्यादा भी कर दिया। आपको याद होगा जब जिस समय महिला खिलाड़ियों को सड़क पे घसीटा जा रहा था, पूरा जाट समुदाय बहुत नाराज था, कुपित था। जाट समुदाय अपनी बहू बेटियों के लिए बड़ा सेंसिटिव कौम मानी जाती है। उस समय में सतपाल मलिक खुल के खिलाड़ियों के साथ थे, तो बालियान साहब ने बड़ी ओछी बात कर दी थी सतपाल मलिक की। सतपाल मलिक वो इंसान है कि जो गवर्नर रहते हुए भी किसानों के लिए मोदी जी को खुली चुनौती दे दिया करते थे।
बाद में कई तरह की जांच उनको सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वो सही बात का समर्थन कर रहे थे, लड़ रहे थे, और बाद में बालियान साहब ने उनके लिए हल्की बात कह दी। तो इस तरह की कई चीजें, एक वीडियो वायरल हुआ था, वो ब्राह्मण समाज के लिए बालियान साहब कुछ अपशब्द कह रहे थे। तो कारण क्या है कि ये जो बालियान साहब के प्रति नाराजगी है, मुझे लगता है ये मुजफ्फरनगर ही नहीं है। मैं मेरठ में देख रहा था, अरुण गोयल जो है वो आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भगवान राम आए हैं तुम्हारे बीच में, इस तरह की भाषा है उनकी, मतलब कि उनका कहना है मतलब कि मैं खुद राम आया। और वो अरुण गोयल जी का जो निजी आचरण है, निजी आचरण पे कोई कमेंट करना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा विरोध में रहता हूँ कि किसी व्यक्ति की अपनी आस्था है कि वो शराब पिए ना पिए, लेकिन जिस तरह ये बातें समाज में चलती हैं, तो फिर आप भगवान को, राम को कहोगे कि मैं राम हूँ, तो फिर मुझे, मैं कहूँ कि मैं भगवान राम हूँ, तो मुझे आचरण भी करना पड़ेगा, मुझे मांस नहीं खाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मुझे शराब छोड़नी पड़ेगी, कुछ कुछ आचरण ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये नौबत आ जा रही है कि अरुण गोयल जी कब रामायण में काम किए होंगे, लेकिन अब वो खुद को ही भगवान राम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरठ सीट सुनाए कि बहुत बुरी तरह फंस गई है। मुजफ्फरनगर आप बता ही रहे हैं, बागपत में सीधी खराबी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप करने की सोच रही थी, अगर बीजेपी की वहां पे 8-10 सीटों पे ऐसा मामला फंस गया है, तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश गुल खिला देगा? क्योंकि ये तो तय है, अगर योगी नाराज हो गए या योगी के समर्थकों में ये मैसेज चला गया कि अगर 300 क्रॉस हुई तो योगी की कुर्सी गई, तो क्षत्रिय समाज तो वोट नहीं करेगा। घोसी का उपचुनाव नतीजा सामने है, क्षत्रिय नाराज हुए तो सारे ठाकुर समाजवादी पार्टी में चले गए। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो 8-10-12 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यहाँ का जाट क्या जयंत के जाने से बीजेपी में चला जाएगा? वो भूल जाएगा महिला खिलाड़ी है, उनके संग जो अत्याचार हुए। क्या दूसरा, जाटों का आरक्षण का बड़ा मुद्दा है। अभी प्राइम मिनिस्टर आए तो जयंत चौधरी क्या कोई घोषणा करा पाए मंच पे? कैसी भूमिका थी जयंत चौधरी की, क्या स्थिति थी वहां प्राइम मिनिस्टर के मंच पर? नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो मंच था, जो मेरठ में था 2-3 दिन पहले, उसमें तो जयंत चौधरी जी की जो बेइज्जती हो सकती थी वो हुई। ना तो वो मुख्य माला में उनको स्थान मिला, ना हल पकड़ने में भी स्थिति ये हुई कि जब हल पकड़ने लगे तो ये, एक तो इनको दूर बिठाया गया, संजीव बालियान से भी जो है नेक्स्ट सीट पे बिठाया गया, प्रधानमंत्री के नजदीक नहीं बिठाया गया। तो जब हल पकड़ने की बात आई तो पीछे से इन्होंने 2 बार थपकी लगाई संजीव बालियान को, तब संजीव बालियान ने पीछे देख करके इनका हाथ भी वहां हल पे लगवाया। ये हुई, और इनको टोका टाकी भी इनकी स्पीच के दौरान कर दी गई, और बहुत ज्यादा अच्छा भाषण भी ये नहीं दे पाए, किसी किस्म की घोषणा ये किसानों के फेवर में, जाट आरक्षण अन्य मुद्दों पर नहीं करा पाए। तो स्थिति तो गंभीर बनी हुई है। अब जो मैं प्रश्न आपने संजीव बालियान जी के विषय में पूछा, देखिए संजीव बालियान 2014 में जब जीत के आए थे तो 2015 में सबसे पहले जाट आरक्षण खारिज हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, और उसके रिएक्शन में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी मेरठ में कि भाई जाटों को हम आरक्षण देंगे और कोई बहाना नहीं करेंगे। उसके 2-3-4 दिन बाद इन्होंने एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी से भी कराई। प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा कि भाई जब मैं प्रभारी था हरियाणा का, मैं जाटों के घरों में रहता था, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपको जाटों को आरक्षण दूंगा। तो उस बात को 10 साल लगभग बीत गए। 10 साल में बीच में भी 2017 का यूपी का चुनाव हो, 2019 का केंद्र का चुनाव हो, 2022 का यूपी का चुनाव हो, तमाम चुनावों में ये हर बार जाटों के एक डेलीगेशन को बुला करके संजीव बालियान ले जाते हैं और अमित शाह जी से मिलवा देते हैं कि साहब हम आपका करेंगे। कभी वो मूछ का बाल रखने की बात करते हैं, कभी और बातें करते हैं, तो ऐसी बातें करते रहे। तो आज ये मौका था उनके लिए कि आज ये पूछते, जब इनके मंच पर वहां अमित शाह आए हुए थे तो आज पूछते कि भाई वो मूछ का बाल कहाँ है? आपने आरक्षण 3 बार से है, 3-4 चुनाव से 10 साल से आप बहकाते आ रहे हैं। तो ना तो हिम्मत पड़ी संजीव बालियान की, और ना हिम्मत पड़ी जो है जयंत चौधरी की। हमें तो आशा थी कम से कम संजीव बालियान तो पार्टी के अंदर है, घोषित तो है, वो उनके हैं, लेकिन आप तो किसानों की बात करते थे, आप तो चौधरी चरण सिंह जी के जो है विरासत संभालने की बात कर रहे हैं। इन्होंने भी कोई जिक्र वहां पर जाट आरक्षण का नहीं किया। तो जाट आरक्षण तो इस तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुका। इसी तरीके से जो महिला पहलवानों की वाली बात है, उस समय मैं स्वयं जब आंदोलन चल रहा था संजीव बालियान जी से जाके मिला, मैंने कहा आप इस विषय में आवाज उठाओ। इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए, किसी कृषि कानूनों के लिए आपने देखा था कि भाई 750 किसान हमारे दिल्ली में शहीद हो गए, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। अग्निवीर योजना जो आई है जिसमें हमारे लड़के भर्ती हो जाते थे, उसके विषय में भी कोई आवाज नहीं उठाई। और पॉलिटिकली भी जिस तरीके से जाटों को खत्म करने का, किसानों को कमजोर करने का, अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं, आज भी किसान वहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए, उस पर कोई आवाज नहीं उठाई।
तो मैं एक बड़ा प्रश्न आपके माध्यम से अपने समाज के लिए भी और किसानों के लिए भी छोड़ना चाहता हूं कि भाई हम किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति वोट की क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो केवल मंत्री बन जाए और लुटियन जोन में उसको जो है कोठी मिल जाए। और मैं ये भी बता दूं, इन्होंने अपना बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य भी पिछले 10 सालों में खड़ा कर लिया संजीव बालियान ने। तमाम तरह की हिस्सेदारियां हैं इनकी अलग अलग क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में। और ये केवल आर्थिक मुद्दों को अपना मतलब अपने भलाई में लगे हुए, लेकिन समाज के लिए इन्होंने क्या किया, समाज ने जो ताकत इनको सौंपी थी। इसलिए मेरे समाज से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जो आपकी समस्याओं को हल ना करे, आपके मुद्दों पे चुप रहे, अरे हल करा पाते या ना करा पाते ये भी एक दूसरी बात है, लेकिन आप महिला पहलवानों पे, एमएसपी पे 750 किसान वहां बैठे हुए थे, इन तमाम मुद्दों पे, जाट आरक्षण पे जिसपे बार बार आपने वायदा करवाया, आप किसी भी मुद्दे पर बोलने को जब तैयार नहीं है तो अच्छी बात है कि आप घर पे बैठे फिर। आपको जनता से मेरी अपील है, ऐसे लोगों को घर पे बिठा दीजिए ताकि बाकी लोगों की भी आंखें खुल जाएं कि यदि हम इनके प्रतिनिधि हैं, इनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो ये हमें घर बिठा देंगे अगली बार, और इनको घर बिठा देना चाहिए। इसी तरीके से जिस प्रकार की पलटी मारी है जयंत चौधरी ने, इनको के भी खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है, और जाट समाज को, किसान समाज को, इनको भी किसी हालत में आगे वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी पुष्पन जी, आखिरी सवाल, आपके एक और खिलाड़ी ब्रजेंद्र सिंह शामिल हो गए बीजेपी में, तो वो भी तो एक बड़े बड़े चेहरे थे खिलाड़ियों के। देखिए संजय जी, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे काशीराम जी एक बार कहते थे ना कि भाई चमचा युग, तो ये जाटों में या किसानों में है ना कहीं एक गद्दार युग चल रहा है, जयचंद युग चल रहा है, कि रोज कोई ना कोई पलटी मार के वहां चला जाता है, किस प्रेशर में जाता है। इनका चर्चा जो मार्केट में चल रही है वो ये है कि भाई एक ड्रग्स के केस में इनका कुछ नाम था, शायद वो केस पहले बंद हो गया था, फिर रीओपन हो गया हो, या कोई धमकी इनको मिल गई हो, वो भी हो सकता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आप पंचायत कर देते, अगर आपको कोई दबाव डाला जा रहा है आप पंचायत करिए, उसमें बात को रखिए। लेकिन आज आप कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अगले दिन वहां जाकर के बैठ जाए, तो ये चीज अच्छी नहीं हो रही है। आपकी ताकत को खत्म किया जा रहा है, और इन लोगों के साथ समाज नहीं जाएगा। समाज ने ठान रखा है कि बीजेपी को सबक सिखाना है, क्योंकि भाजपा ने लगातार सिस्टमेटिक तरीके से, चाहे जाट आरक्षण हो, चाहे खेती हो, चाहे खेल हो, या अन्य चीजें हो जहां पर हम सम्मान पा जाते थे, हमारी ताकत को जो है समाप्त करने का काम किया है। तो इसलिए समाज इनके साथ नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, बहरूपीय हैं, जो आज समाज को पता लग रहा है कि ये अंदर जो है खाकी चड्डी पहने हुए थे, इनका निष्कासन, बहिष्कार, और इनको जाने दिया जाए, और बाकी जो समाज में से अच्छे लोग निश्चित रूप से उभरेंगे जो समाज को सही दिशा देने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पन जी, आपने इतना समय दिया, हमसे बातचीत की और पूरा राजनीति को समझाया। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो ये थे पुष्पेंद्र सिंह जी, और आप सुन के हैरान हो गए होंगे, मुझको यकीन है हैरान हो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में ये हाल है, तो फिर बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या हाल होगा। अब की बार 400 पार का नारा हवा हवाई है। हकीकत ये है, भाजपा फंसी हुई है, चुनाव आसान नहीं है। जो होगा मैं बताता रहूंगा, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।